Good morning, students. We have completed two topic, that is self-incompatibility and male hostility. In today's class, we will start the four new topic, that is domestication, acclimatization, heritability, and genetic advance. Here, student, there is a mistake in the spelling of heritability, so you must correct it. The spelling of heritability is HERETA. A will come after T. Okay, it is not I. So you have to correct it. Okay. Let us start domestication. Meaning of domestication is that bringing the wild varieties under the human management. Means we are taking some wild varieties which are grown in means forest area, okay, or some there is a or in an area where the cultivation is not going on. So in ancient time, the human taken these varieties under their control and they are grow them and started cultivation. So that is the domestication. Okay. अब हिंदी में समझ लेते हैं कि वाइल्ड जो वैरायटी है कि जैसे पुराने ज़माने में वैरायटीज होती थी, जंगलों में उगती थी। ओके, तो और उनको कोई खाता पीता नहीं था उनको, तो फिर उस टाइम क्या किया, जो उस टाइम आदिवासी थे या पुराने ज़माने के लोग थे, तो उन्होंने क्या उनको देखा कि भैया कि इनको जो खाया थोड़ा बहुत, उनको जैसे सीरियल खाया उन्होंने, तो खाया तो उनको अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो फिर वो क्या करने लगे, उनके सीड को उन्होंने कलेक्ट कर लिया और कलेक्ट करके क्या घर पे ले आए और वहाँ पे आसपास जो जगह है उसको साफ़ करके उनके सीड को वहाँ गिरा दिया उन्होंने और फिर उनका कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे एक क्रॉप हुई, एक से उन्होंने दो किया, फिर और भी ढूंढने लगे अलग अलग जो थी इस वैरायटी थी, उनको भी उन्होंने ढूंढा, उनका मतलब खाया, देखा, फिर उनको फिर उगाया। तो इस हिसाब से ये चलने लगा। आज हम देखते हैं कि बहुत सारा जो नई नई वैरायटी बन गई, वो जो स्टार्ट हुआ था वो बहुत एंशियंट टाइम से स्टार्ट हुआ था, और जो एंशियंट टाइम में जो कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था उसको हम डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैंने नीचे टेबल में एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिकेशन हुआ था ना, जैसे पिजन पी का, अरहर जिसे हम बोलते हैं, उसका हुआ। बाद में ग्वार, साइनोप्सिस टेट्रागोनोलोबा बोलते हैं इसको, ग्वार होता। फिर बाद में आपके उड़द हो गया, मूंग हो गया, सिसिमम हो गया, मैंगो हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल है इनका। हमने जो जो भारत के थे आदिवासी रीजन के जो भी आदमी थे, उन्होंने इनका कल्टीवेशन स्टार्ट किया। ठीक है, ऐसे दूसरे देशों में भी हुआ है। इथोपिया में जैसे ये क्या लिख रखा है, ये नाइजर क्रॉप, उसका हुआ। तो ऐसे से, और ये तुम्हारे जो नियर ईस्ट के अंदर तुम्हारे बार्ले, पी, लेंटिल, चिकपी, ये क्रॉप है, इनका डोमेस्टिकेशन हुआ। तो बस तुम्हारे को कुछ नहीं करना कि डेफिनेशन क्या है डोमेस्टिकेशन का, और एग्जांपल आपको दे देना है कुल मिला के। फिर दूसरा टॉपिक है कि भैया कि ये क्या होता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई जीनोटाइप है या कोई भी स्पीसीज वैरायटी है, वो पहले इस रीजन में नहीं होती थी। ओके, अब इस रीजन में नहीं हो रही है तो क्या करें, बाहर से लेके आएंगे। तो अब वो वैरायटी को हम बाहर से लेके आ गए। ओके, वेयर वर नॉट ग्रोवन प्रीवियसली। ओके, तो वो पहले से यहाँ नहीं उगती है, अब बाहर से वो वैरायटी को यहाँ लेके आ गए, अब उसको ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। तो हम इंट्रोडक्शन से ही इटसेल्फ इसका मीनिंग निकल रहा है कि हमने बाहर से, बस इतना सी चीज़ें, वो वैरायटी को हम बाहर से लेके आ रहे हैं और यहाँ हम ग्रो कर रहे हैं जो कि यहाँ नहीं होती थी, उसको बोलते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट लेकर प्लांट इंट्रोडक्शन, एनिमल लेके आ गए एनिमल इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये इंट्रोडक्शन होता है, जैसे हमने ईरी की जो वैरायटी थी, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ उन्होंने बहुत सारी वैरायटी डेवलप की। ओके, तो वहाँ की जो IR8 हो गया, IR36 हो गया, 21, 28, 24, ऐसे बहुत सारी वैरायटी उन्होंने बनाई। तो उनको हम लाए हैं इंडिया में और ग्रो किया उन्होंने। ठीक है, उसको प्राइमरी, उसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। और कुछ वाइल्ड वैरायटी रशिया से भी लेके आए थे, और ऑयल पाम लाए हम,
तमिलनाडु में जो अभी ग्रो किया जा रहा है वो भी इंट्रोड्यूस ही है। ठीक है, अब इसके टाइप देखते हैं। इसके दो टाइप होते हैं इंट्रोडक्शन के, प्राइमरी इंट्रोडक्शन एंड सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि इंट्रोड्यूस वेराइटी को लाए और ग्रो कर दिया, डायरेक्टली ग्रो कर दिया, मतलब वो इस एनवायरनमेंट के अंदर अडेप्ट हो गई। ठीक है, जैसे कि IR8 वेराइटी लाए हम फिलीपींस से लेके आ गए, यहाँ वहाँ से लाए, यहाँ हमने उसके सीड को डायरेक्ट हमने ग्रो कर दिया और वो उग गया और सक्सेसफुल हो गया और ग्रो किया जा रहा है ना। ऐसे फिर दूसरी वैरायटी है IR20, IR34, IR50, तो ऐसे ये बहुत सारी वैरायटी है। और मलेशिया और ठीक है, ऑयल पाम मलेशिया से लाए, मसूरी राइस मलेशिया से लाए। तो ये हमारी प्राइमरी इंट्रोडक्शन है। प्राइमरी का मतलब वैरायटी लाए, यहाँ उगा दिया और उग गई, उसमें कोई हमने चेंजेस नहीं किए। और एग्जांपल IR सीरीज वाली वैरायटी। सेकंड हो गया कि इंट्रोडक्शन, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन का मीनिंग ये होगा कि आपने जो वैरायटी लेके आए और वो वैरायटी यहाँ पे उग नहीं रही है, मतलब अडेप्ट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है उसके अंदर। मतलब सपोज करो कि उसमें डिजीज़ आ गई, इंसेक्ट या पेस्ट डिजीज़ आ गई, उसकी यील्ड एबिलिटी उतनी नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम है, उग नहीं रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जो वैरायटी जो हम लाए हैं उस वैरायटी के अंदर हमें वो चेंज करना पड़ेगा, है ना। चेंज करने से क्या होगा, वो यहाँ के एनवायरनमेंट के अंदर अडेप्ट हो जाएगी। ठीक है ना, जब वो अडेप्ट हो जाएगी तो क्या होगा, वो अपनी जितना उसका यील्ड पोटेंशियल है या उसकी जो डिजीज रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी है वो उसमें डेवलप हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, मैंने बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखी जो कि बोल्ड में दिख रहा होगा आपको। मेक चेंजेस इन अ प्राइमरी इंट्रोड्यूस वैरायटी टू एडजस्ट इन ए न्यू एनवायरनमेंट। ठीक है ना, सीधी सी। और बाकी ऊपर वाले लॉन्ग डेफिनेशन है। अब यहाँ पे चेंजेस करना पड़ रहा है प्राइमरी इंट्रोडक्शन वैरायटी में। अब चेंजेस कैसे करेंगे, है ना, या तो आप सिलेक्शन करो उस वैरायटी का या हाइब्रिडाइजेशन करो। कुल मिला के जो ब्रीडिंग मेथड्स हैं, दिस ब्रीडिंग मेथड्स वी हैव टू यूज टू चेंज द जेनेटिक्स ऑफ प्राइमरी इंट्रोड्यूस वैरायटी टू मेक एडजस्ट इन ए न्यू एनवायरनमेंट। तो ये है, मतलब ब्रीडिंग मेथड को अपन को यूज में लेना पड़ेगा, उसके जेनेटिक्स को चेंज करके, और जब उसकी जेनेटिक्स चेंज हो जाएगी तो उस न्यू एनवायरनमेंट में वो वेराइटी अडेप्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए क्या, सोयाबीन की वैरायटी है EC 39821, ठीक है, जो कि ताइवान से लाए, बाद में उसमें सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करके एक नई वैरायटी डेवलप कर दिया जिसका नाम है CO1। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें ASD4 वैरायटी, जो कि क्या क्रॉस किसका है, IR20, मतलब कि ASD4 को क्रॉस करवाया IR20 से, और क्रॉस करके क्या हुआ, एक नई वैरायटी बनी CO44। ठीक है, और ये लेट प्लांटिंग के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल वैरायटी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे अंदाज से। प्राइमरी यानी कि डायरेक्ट इंट्रोड्यूस वैरायटी को हम ग्रो हो गई है, एडजस्ट हो गई है न्यू एनवायरनमेंट में। सेकेंडरी में वो जो वैरायटी इंट्रोड्यूस हुई वो एडजस्ट नहीं हो रही, उसमें एडजस्ट कराने के लिए हमें उसको क्रॉसिंग करना पड़ेगा या सिलेक्शन करना पड़ेगा, फिर वो एडजस्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्लाइड में ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम क्यों करें, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लांट इंट्रोडक्शन, क्या ज़रूरत है। एक ज़रूरत तो तुम्हारे को मैंने पहले से ही बता दी कि कोई वैरायटी बाहर से ला रहे हैं, यहाँ ग्रो कर रहे हैं, तो क्या एक स्पीसीज आ रही है, एक नई वैरायटी आ रही है ना इंडिया में। डायरेक्ट सपोज करो ऑयल पाम इंडिया में नहीं होता था, हम ऑयल पाम को लेके आ गए इंडिया में, तो एक नया स्पीसीज आ गया इंडिया में, तो क्या हो गया, एक नया स्पीसीज आ रहा है इंडिया में, एक नया वैरायटी भी आ रहा है इंडिया में। ठीक है, और जो वैरायटी जो जर्म प्लांट जो आ रहा है, नया नया जर्म प्लाज्म आ रहा है ना। सपोज करो कि राइस का 4 वैरायटी था इंडिया में, हमने 4 और लेके आए, तो क्या नंबर ऑफ जर्म प्लांट जो कलेक्शन है वो हमारा बढ़ गया। ठीक है, अब सपोज करो कि हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे पास डिजीज रेजिस्टेंस के जीन चाहिए, और जो हमारे पास अवेलेबल जर्म प्लाज्म है उसमें वो जीन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बाहर से एक वैरायटी लेके आएंगे, ढूंढेंगे, देखेंगे कि वहाँ पे अमेरिका के अंदर ये वैरायटी है और इस वैरायटी में डिजीज रेजिस्टेंस का जीन है, तो उस वैरायटी को हम वहाँ से लेके आ जाएंगे। ठीक है, और लाने का जो सेंटर होता है NBPGR न्यू दिल्ली वाला है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स,
तो उसके थ्रू हम ले आएंगे और डिजीज रेजिस्टेंस का जीन बैक क्रॉस के थ्रू इसमें डाल देंगे अपनी जो यहाँ की इंडिजिनस वेराइटी है उसमें, ठीक है। और लास्ट वाला कि एस्थेटिक वैल्यू, मतलब कि एस्थेटिक वैल्यू का मतलब ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है, मतलब सजावट के लिए हम यूज में ले रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे जो फ्लोरिकल्चर के प्लांट हो गए, अच्छे अच्छे फूल आते हैं उनमें, तो उनको हम घरों में लगा सकते हैं, गार्डन में लगा सकते हैं, तो सुंदर दिखाई देते ना। जैसे कि यूकलिप्टस लेके आए तो यूकलिप्टस अच्छा दिखाई देता है, सड़कों के किनारे लगा रखे इतने इतने, देखे होंगे, ठीक है ना। ये वाली चीज़ें, एक स्पीसीज वैरायटी नई आ जाती है, और थर्ड है कि जन प्लांट्स कलेक्शन बढ़ जाता है, डिजीज रेजिस्टेंट के नए नए जीन आ जाते हैं, और लास्ट वाला एस्थेटिक वैल्यू बढ़ जाती है। हाँ, एस्थेटिक वैल्यू के लिए भी हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब है आपका नया नेक्स्ट टॉपिक, एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन का मतलब क्या है? मतलब कि सीधे से सिंपल से वर्ड में तुम्हारे को बता दूं कि ये एक प्रकार का प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी प्लांट को एडजस्ट करवाया जाता है नए एनवायरनमेंट के अंदर, है ना, जो कि उस एनवायरनमेंट में वो नहीं होता था, लेकिन जैसे उसको नए एनवायरनमेंट में लाते हैं तो उसको एडजस्ट करवाया जाता है। जैसे कि कोई एल्टीट्यूड चेंज हो गया, हाइट ऊपर नीचे, टेम्परेचर चेंजेज है, ह्यूमिडिटी चेंजेज है, फोटो पीरियड या पीएच अलग अलग है, ठीक है ना। मतलब जैसे कि पीएच हो गई भाई, नॉर्थ ईस्ट का पीएच सपोज कोई लो है, यहाँ पे राइस कल्टीवेशन होता है। अब इसको, अब ये लो पीएच में होता है, अब इसको सपोज राजस्थान में होगा जहाँ पे हाई पीएच होता है, तो वो क्या हो गया, उस हाई पीएच में वो अडेप्ट कर जाए, उसमें मैं कुछ चेंजेस करूँगा उस प्लांट्स में, उस स्पीसीज में, उस वैरायटी में, जिसमें क्या है वो अडेप्ट हो जाए राजस्थान के अंदर। तो अडेप्ट हो गया तो वो क्या हो गया, वह अब वो उग सकती है वो राइस की वैरायटी। तो अब ये जो प्रोसेस है टू मेक अडेप्शन ऑफ ए वैरायटी इन ए न्यू एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड एक्लेमेटाइजेशन, ठीक है। एक्लिमेशन भी बोलते हैं, एडजस्टमेंट भी है, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मतलब सेम टर्मिनोलॉजी है ये। एग्जाम्पल क्या है, आपको सीधा से एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये ह्यूमन का एग्जाम्पल है। जो माउंटेन पे रहते हैं, जो बहुत हाइट्स पे रहते हैं, तो वहाँ क्या है, जो वहाँ के एनिमल है और जो मेन है ना, वहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है एक्चुअल में हाइट्स पे, ठीक है ना। तो उसको जो लो ऑक्सीजन प्रेशर होने को उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया कंडीशन, ठीक है। तो हाइपोक्सिया कंडीशन में वो रहते हैं, ऑक्सीजन कम है, अगर हम चले जाएं तो हमको तो घुटन होने लग जाएगी, लेकिन वहाँ पे जो आदमी रह रहे हैं उनको तो घुटन नहीं हो रही है। तो उन्होंने क्या किया है, वहाँ पे वो अपने, उनका जेनेटिक्स ऐसा चेंज हो गया है, तो क्या है, उसका ब्लड का ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है ज़्यादा, मतलब अंदर जो ब्लड ही तो लेकर जाता है ऑक्सीजन को, तो ब्लड का ट्रांसपोर्ट बढ़ गया ऑक्सीजन को ले जाने का। जैसे हमारे को 2 मॉलिक्यूल 1 सेकंड में जाते हैं, तो वहाँ 1 सेकंड में 4 मॉलिक्यूल जाएंगे। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट क्या, ऑक्सीजन को ब्लड ट्रांसपोर्ट इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मतलब उसमें और एक और चेंज आया है कि जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, वो भी उनमें बढ़ गई है। इसलिए आप देखना माउंटेन्स पे जो लोग रहते हैं, हिमाचल में जाएंगे तो वहाँ पे लड़के लड़कियों के गाल थोड़े लाल लाल होते हैं, तो वो लाल लाल इसलिए है कि वो आरबीसी उनमें ज़्यादा है। अभी इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्लिमेटाइजेशन। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि एक्लिमेटाइजेशन किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्रॉप प्लांट के लिए हम बात करेंगे। क्रॉप प्लांट में जैसे मोड ऑफ पॉलिनेशन पे डिपेंड करता है कि एक्लिमेटाइजेशन फास्ट होगा या धीरे होगा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी कितनी अवेलेबल है, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ साइकिल कितनी है, म्यूटेशन कितना है, ठीक है। तो मोड ऑफ पॉलिनेशन जैसे सेल्फ पॉलिनेटेड होती है और एक क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज है। तो अब सीधी सी बात है, आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज होगी तो उसमें क्या है, उसमें क्रॉसिंग नहीं होती है, सेल्फिंग ही चलती रहती है, तो उसमें इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। उसकी जो अंदर की जो डीएनए स्ट्रक्चर है उसमें वेरिएशन इतना नहीं है, बिल्कुल होमोजीनस होमोजाइगस टाइप की वेराइटियाँ होती है, वो तो अंदर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम ही रहता है। तो क्या उसमें क्रॉसिंग भी ज़्यादा नहीं होती है, तो उसमें क्या होगा फिर, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप स्पीसीज के अंदर जो क्षमता है एक्लिमेटाइजेशन की, इट विल डिक्रीज, है ना। जैसे आप राइस को लगाएंगे और एक मेज को लगाएंगे, ठीक है, मेज तो क्रॉस पॉलिनेटेड है, राइस क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड है।
तो मेज क्या करेगा, वो जल्दी ही अडेप्ट हो जाएगा किसी न्यू एनवायरनमेंट में। लेकिन राइस और वीट जैसी क्रॉप है वो जल्दी से अडेप्ट नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जेनेटिक वेरिएबिलिटी में तो जेनेटिक वेरिएशन फाउंड इन ए स्पीसीज, जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उस वेराइटी में, मतलब उसमें जितना ज़्यादा हेट्रोजाइगस या आप बोल सकते हैं कि हेट्रोजीनस होगा, है ना, मतलब जितना ज़्यादा डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होंगे, डिफरेंट जितने जीनोटाइप्स के प्लांट्स होंगे पॉपुलेशन के अंदर, तो वो उतना ही ज़्यादा जल्दी एक्लेमेटाइज करेगा न्यू एनवायरनमेंट में देन दी लेस वेरिएबिलिटी जर्मप्लाज्म ऑफ ए पॉपुलेशन। ओके, इसलिए जेनेटिक वेरिएबिलिटी ज़्यादा होने से ज़्यादा एक्लेमेटाइजेशन होने की क्षमता आती है। थर्ड है ड्यूरेशन ऑफ लाइफ साइकिल। अब ड्यूरेशन ऑफ लाइफ साइकिल दो टाइप का, या तो एनुअल क्रॉप या पेरिनियल। एनुअल का मतलब है कि राइस हो गया, वीट हो गया, तो मतलब कि 6 महीने में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देते हैं। पेरिनियल जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, तो ये हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप है वो पेरिनियल क्रॉप है। उनको लाइफ साइकिल, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे ईयर का ज़रूरत होता है, 2 से 2, 3, 4, 5 सीजन चाहिए, ठीक है ना। तो उनको सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जितनी ज़्यादा सीजन की ज़रूरत होती है तो वो क्या है, उनका अडेप्टेबिलिटी भी ज़्यादा होता है, ठीक है, और एनुअल का कम होता है। जिसको जितना ज़्यादा सीजन मिलेगा उसको अडेप्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। फोर्थ आपका आ गया कि म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या है कि एक डीएनए के अंदर चेंज होना, डिज़ायरेबल चेंजेस डीएनए में होते हैं कुछ, मतलब कि कोई डिजीज ससेप्टिबिलिटी है उस स्पीसीज़ में और म्यूटेशन हो गया, तो वो म्यूटेशन से क्या बन गया, डिजीज रेजिस्टेंस बन गया। तो उस म्यूटेशन से डिजीज रेजिस्टेंस बन गया, तो अब वो प्लांट तो वहाँ जी जाएगा ना, जो पहले तो नहीं वहाँ पे सर्वाइव कर रहा था, अभी वो सर्वाइव कर रहा है ड्यू टू द म्यूटेशन। तो क्या करता है, म्यूटेशन इज़ गुड फॉर द एक्लेमेटाइजेशन, ठीक है ना। ये 4 मेथड हो गया, मोड ऑफ पॉलिनेशन, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ साइकिल एंड म्यूटेशन। ओके, more self pollinated have a less acclimatization capability than cross pollinated. Second is more variability should be required for the acclimatization. Duration of more, if a crop species is having the more duration of life cycle, it is good for the acclimatization. And fourth, what is the fourth, mutation? It is a beneficial for the acclimatization. More mutation, more acclimatization. Okay, नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं कि हेरिटेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट में, और इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो अच्छे से सुनना है इसको। सिंपल ही है वैसे। इसका मतलब ये है कि हेरिटेबिलिटी क्या है, और स्पेलिंग भी ठीक कर लेना, HERITABILITY। ओके, ये हेरिटेबिलिटी है, हेरिटेबिलिटी नहीं होता है, हेरिटेबिलिटी। ओके, तो हेरिटेबिलिटी का मतलब होता है कि टोटल फिनोटिपिक प्रोपोर्शन में कितना जीनोटिपिक प्रोपोर्शन अवेलेबल है, ठीक है। मतलब कि फिनोटिपिक वेरिएबिलिटी, फिनोटिपिकली आपको वेरिएबिलिटी दिख रही है, सारे टोल प्लांट हैं, लेकिन वाक्य में जीनोटिपिक कंपोनेंट कितना है, उसमें टोटल फिनोटिपिक कंपोनेंट में जो टोटल जो पी होता है ना, पी कंपोनेंट, जो फिनोटिपिक कंपोनेंट है वो इक्वल टू जीनोटिपिक कंपोनेंट प्लस एनवायरमेंटल कंपोनेंट। आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। जो टोटल फिनोटिपिक वेरिएशन है ना पॉपुलेशन में, डिफरेंट प्लांट दिख रहे हैं, तो वो वेरिएशन किसकी वजह से, उसके जीन की वजह से, वो जीन ही को बोलते हैं जीनोटिपिक कंपोनेंट, प्लस एनवायरमेंटल कंपोनेंट। एनवायरमेंटल कंपोनेंट का मतलब होता है कि जो एनवायरमेंट में जो फ्लक्चुएशन है टेम्परेचर में, हीट में, वाटर में, तो उनके कारण जो वेरिएशन आ रहा है, तो ये एनवायरमेंटल का जो वेरिएशन है प्लस जीनोटाइप का जो वेरिएशन है, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं फिनोटिपिक कंपोनेंट। और हेरिटेबिलिटी क्या है, टोटल जीनोटिपिक कंपोनेंट कितना है फ्रॉम द फिनोटिपिक कंपोनेंट, उसको बोलते हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, इसलिए इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ जेनेटिक वेरिएंस टू द टोटल फिनोटिपिक वेरिएंस इज नॉन हेरिटेबिलिटी, और इट इज़ अ गुड इंडेक्स टू ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू देयर ऑफ स्प्रिंग। ये फाल्कोनर 1916 में डेफिनेशन दिया कि कोई कैरेक्टर एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जा रहा है तो हेरिटेबिलिटी उसको हेरिटेबिलिटी के थ्रू डिटरमाइन होता है। इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए, H इक्वल टू VG अपॉन VP इंटू, ये x है, x नहीं है, ये इंटू है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इंटू 100, मतलब, और VP क्या है,
टोटल वीपी यानी फिनोटिपिक वेरिएंस, वी यानी वेरिएंस, ओके। तो फिनोटिपिक वेरिएंस इक्वल टू जीनोटिपिक वेरिएंस प्लस एनवायरमेंटल वेरिएंस, ठीक है ना। तो हेरिटेबिलिटी क्या है, जीनोटिपिक वेरिएंस डिवाइडेड बाय फिनोटिपिक वेरिएंस, देन यू मल्टीप्लाई विथ 100 टू गेट इन परसेंटेज ऑफ हेरिटेबिलिटी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, इसका फॉर्मूला देख लेना अच्छे से। अब ये हेरिटेबिलिटी दो टाइप की हो जाती है, एक तो होती है ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी और दूसरी होती है नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी, ठीक है। अब ब्रॉड सेंस वाली तो वही है जो पहले अपन ने भी देखी थी प्रीवियस फार्मूला का, इसको एच स्क्वायर से लिखते हैं। यदि आप हेरिटेबिलिटी को लिखेंगे ओनली हेरिटेबिलिटी तो उसको एच लिखना। यदि आपको कैटेगराइज कर दिया ब्रॉड सेंस और नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी में, तो ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी को लिखना एच स्क्वायर, स्मॉल एच स्क्वायर, और इन ब्रैकेट बी एस यानी कि ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी, जिसका फॉर्मूला वही है सेम, वी जी अपॉन वी पी इंटू 100। और वी पी क्या है, वी जी प्लस वी ई क्या है एनवायरमेंट, जी क्या है जीनोटाइप, और पी क्या है फिनोटिपिक कंपोनेंट, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। फिर है सेकेंड टाइप हो गया हेरिटेबिलिटी का नैरो सेंस, और एच स्क्वायर नैरो सेंस क्या हो जाएगा, ये होता है वी जी है ना, उसकी जगह आ जाता है वी ए, और वी ए का मतलब होता है एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस। एक्चुअल में यहाँ होता क्या है, जो टोटल फिनोटिपिक कंपोनेंट है वो बनता है आपके जीनोटिपिक कंपोनेंट से और एनवायरमेंटल कंपोनेंट से। लेकिन आप जीनोटिपिक कंपोनेंट को और भी फर्दर डिवाइड करेंगे ना, तो उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। जीनोटिपिक कंपोनेंट के भी 3 कंपोनेंट होते हैं। क्या है, पहला एडिटिव कंपोनेंट, एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस भी बोलते हैं। सेकंड होता है डोमिनेंट जेनेटिक वेरिएंस, और तीसरा होता है एपिस्टेटिक या इसे इंटरैक्टिव जेनेटिक वेरिएंस, ओके। एडिटिव का मतलब होता है कि होमोजाइगस जीन का इफेक्ट है, डोमिनेंस यानी कि हेट्रोजाइगस जीन का इफेक्ट है, एपिस्टेटिक यानी कि एडिटिव जो होमोजाइगस जीन के बीच में इंटरेक्शन, और या हेट्रोजाइगस जीन के बीच में इंटरेक्शन, या होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जीन के बीच में इंटरेक्शन को बोलते हैं एपिस्टेटिक और इंटरेक्टिव जेनेटिक वेरिएंस। तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। जो नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी इज इक्वल टू एडिटिव वेरिएंस अपॉन टोटल फिनोटिपिक वेरिएंस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यहाँ पे वी ए एडिटिव कंपोनेंट, मतलब कि जो जेनेटिक कंपोनेंट होता है, टोटल जेनेटिक कंपोनेंट है, उसका जो ओनली एडिटिव पार्ट है, 3 पार्ट है उसके जेनेटिक कंपोनेंट के, एडिटिव, डोमिनेंस और एपिस्टेटिक, उन तीनों में से केवल एडिटिव कंपोनेंट। तो एडिटिव कंपोनेंट को आप टोटल फिनोटिपिक कंपोनेंट से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो आपका आएगा नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी, ओके। स्मिथ ने बताया था ये। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दे रखा है, ये आप देख लेना, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ये टोटल जीनोटिपिक वेरिएंस लेते हैं, इधर एडिटिव कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है। इधर ब्रॉड सेंस है राइट के अंदर, लेफ्ट के अंदर नैरो सेंस है। तो इधर तो जेनेटिक कंपोनेंट, इधर एडिटिव कंपोनेंट। और ये दोनों के लिए स्टडी कर सकते हैं, पेरेंटल के लिए भी और सेग्रीगेटिंग मटेरियल के लिए। और ये केवल नैरो सेंस वाली किसके लिए स्टडी करते हैं, केवल क्रॉसिंग जो मटेरियल होता है सेग्रीगेटिंग मटेरियल, उसकी स्टडी के लिए होता है। और ये एनिमल प्लांट ब्रीडिंग के लिए ज़्यादा अच्छा है ब्रॉड सेंस, और ये जो नैरो सेंस है एनिमल एज वेल प्लांट दोनों के लिए अच्छा है। और जो यूजफुल सिलेक्शन फॉर इलीट टाइप फ्रॉम द होमोजाइगस पॉपुलेशन, एंड नैरो सेंस इज यूजफुल फॉर द सिलेक्शन ऑफ इलीट टाइप्स फ्रॉम द सेग्रीगेटिंग मटेरियल। मान लो कि जो ब्रॉड सेंस है होमोजाइगस पॉपुलेशन होगा, एक जैसे ही पॉपुलेशन, उसके लिए अच्छा है। इलीट टाइप, जीनोटाइप, इलीट का मतलब होता है ऐसा वैरायटी जिसके अंदर एक स्पेसिफिक ट्रेट है, ठीक है। और नैरो सेंस के अंदर सेग्रीगेटिंग मटेरियल के लिए ठीक है। ये सिंपल है, देख लेना इसको। अब फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं हेरिटेबिलिटी को। सबसे पहला फैक्टर है कि पॉपुलेशन का साइज़ कितना, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन साइज होगा हेरिटेबिलिटी है उतनी ज़्यादा घटेगी या बढ़ेगी। यदि और सैम्पलिंग, आप पॉपुलेशन में कितने प्लांट आप सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना, जितने ज़्यादा प्लांट आप सेलेक्ट कर रहे हैं उतनी ही ज़्यादा उसकी हेरिटेबिलिटी अफेक्ट करती है। रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका हेरिटेबिलिटी अच्छा आएगा, एक्चुअल में हेरिटेबिलिटी आएगा। और यदि आप बिल्कुल सिलेक्टिव सैम्पलिंग कर रहे हैं, 100 प्लांट में से 10 को सेलेक्ट किया, तो ज़रूरी नहीं उस 10 प्लांट सेलेक्ट किए हैं वो होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें।
तो उसकी हेरिटेबिलिटी भी अफेक्ट होती है। और मेथड ऑफ कंप्यूटेशन, कि कौन सा मेथड काम में ले रहे हैं हेरिटेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। मतलब बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें से यहाँ पे 2 मेथड दे रखे हैं कि वेरिएंस कंपोनेंट मेथड, मतलब एक अनोवा बनती है, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। उस अनोवा के थ्रू अब हम डिसाइड करते हैं हेरिटेबिलिटी को। और सेकंड है पेरेंट ऑफ स्प्रिंग रिग्रेशन, मतलब रिग्रेशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। जब हम क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का कोर्स पढ़ेंगे तो वहाँ हम इसको देखेंगे कि हेरिटेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या है, तो इसको हम वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। हेरिटेबिलिटी की क्यों ज़रूरत है, वाई वी हैव टू नो द हेरिटेबिलिटी इज सो इम्पोर्टेंट, वाई। इसका आंसर है रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन, कि किसी जितने प्लांट को हमने सेलेक्ट किया तो अब वो रेस्पॉन्स कितना कर रहा है, वाकई में वो अच्छा है क्या। सपोज करो कि 100 में से 10 प्लांट सेलेक्ट किए, 100 में से 50 प्लांट सेलेक्ट किए, अब उसका रेस्पॉन्स यानी कि किसका 10 वाले का ज़्यादा आ रहा है या 50 वाले का ज़्यादा आ रहा है, हाई है, मतलब यील्डिंग एबिलिटी 10 वाले प्लांट की ज़्यादा है या 50 वाले की ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वो हेरिटेबिलिटी पे डिपेंड करता है। हेरिटेबिलिटी जो है, जो मतलब यहाँ पे दिखा रखा फॉर्मूला में, जो रेस्पॉन्स टू सिलेक्शन इज इक्वल टू हेरिटेबिलिटी इनटू सिलेक्शन डिफरेंशियल, ठीक है। ये इसका मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिलेक्शन टू रेस्पॉन्स आता है, ठीक है। अब हेरिटेबिलिटी तो आपको समझ गए, जेनोटाइपिक कंपोनेंट है फ्रॉम द टोटल फिनोटाइपिक कंपोनेंट। और सिलेक्शन डिफरेंशियल का मतलब होता है कि जो बेस पॉपुलेशन का मीन वैल्यू कितना है, बेस पॉपुलेशन यानी कि आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन, और उससे कुछ प्लांट आपने सेलेक्ट कर लिए। सपोज क्योंकि 100 प्लांट में से आपने 50 प्लांट सेलेक्ट कर लिए, तो उस 50 प्लांट का मीन वैल्यू कितना है, तो उसका जो डिफरेंस है मीन वैल्यू ऑफ 100 प्लांट एंड मीन वैल्यू ऑफ 50 प्लांट, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना मीन वैल्यू का, उसको सिलेक्शन डिफरेंशियल बोलते हैं। और उसको जब आप हेरिटेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा सिलेक्शन टू रेस्पॉन्स टू सिलेक्शन, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा आपने 10 प्लांट सेलेक्ट करके, सपोज करो कि आपका रेस्पॉन्स टू सिलेक्शन ज़्यादा आ सकता है देन कंपैरिजन टू 50 प्लांट्स। इसलिए सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने प्लांट सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन से प्लांट सेलेक्ट कर रहे हैं, और जो प्लांट सेलेक्ट किए हैं उनकी हेरिटेबिलिटी कितनी है। यदि आपने हेरिटेबिलिटी यदि सपोज करो उनकी लो है तो रेस्पॉन्स टू सिलेक्शन भी घट जाएगा उसका, है ना। तो यानी कि उनके जो फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा वो उनका घट जाएगा, मतलब यील्डिंग एबिलिटी कम होगी। और फिर बाद में नेक्स्ट जनरेशन में तो वापस वही प्लांट लगाएंगे, फिर नेक्स्ट में वही लगाएंगे, तो आपका उतना अच्छा वैरायटी नहीं मिलेगा जितना आपको चाहिए। इसलिए हेरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वो प्लांट सेलेक्ट करेंगे जिनका हेरिटेबिलिटी ज़्यादा हो, मतलब कि ज़्यादा वो जेनेटिक कंपोनेंट आ रहा हो, नहीं कि एनवायरमेंटल कंपोनेंट आ रहा हो, और सिलेक्शन डिफरेंशियल भी जिनका ज़्यादा हो। अच्छे प्लांट सेलेक्ट करने चाहिए जिनका मीन वैल्यू हाई हो, ठीक है। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। इस लिमिटेशन को आप छोड़ दीजिए इसको। जेनेटिक एडवांस क्या होता है, आप जेनेटिक एडवांस का मतलब ये होता है कि इम्प्रूवमेंट इन द मीन जीनोटाइपिक वैल्यू ऑफ सेलेक्टेड प्लांट ओवर द पेरेंटल पॉपुलेशन इज नॉन जेनेटिक एडवांस। अब सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। 100 प्लांट हमारे पास थे, 100 प्लांट का मीन वैल्यू आपका सपोज आ गया कि 70 हो गया। सेलेक्ट किए हमने 100 प्लांट में से, सपोज करो कोई 50 प्लांट सेलेक्ट किए, तो 50 प्लांट का मीन वैल्यू आ गया सपोज 80, ठीक है ना। तो अब जो 80 आया है और ओरिजिनल का था 70, तो कितना हो गया 80 माइनस 70 इक्वल टू 10। और ये जो 10 जो वैल्यू आई है उसको बोलते हैं जेनेटिक एडवांस। मतलब कितना इम्प्रूवमेंट हो गया है ओरिजिनल पॉपुलेशन से, जो आपने प्लांट सेलेक्ट किए हैं, है ना। ओरिजिनल पॉपुलेशन से जितने प्लांट सेलेक्ट किए उनकी मेन वैल्यू कितनी है, उस प्रोजनी की मेन वैल्यू कितनी है, उन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं जेनेटिक एडवांस। अब जेनेटिक एडवांस को कैलकुलेट कैसे करते हैं, के इंटू ये स्टैंडर्ड फिनोटाइपिक स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू हेरिटेबिलिटी, ठीक है। के का मतलब होता है सिलेक्शन डिफरेंशियल, ओके। और सिग्मा पी इसको बोलते हैं फिनोटाइपिक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द बेस पॉपुलेशन, बेस यानी कि एक्चुअल पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन। और एस तो आपको हेरिटेबिलिटी पता ही है।
और सिलेक्शन डिफरेंशियल कैसे निकालते हैं आपको सिखाया था कि जितने ओरिजिनल पॉपुलेशन का मीन के जितना होता है और कितने प्लांट आपने सेलेक्ट कर लिए, जैसे 10 प्लांट सेलेक्ट कर लिए तो 10 प्लांट का मीन, ठीक है ना। ध्यान में रखना है कि जेनेटिक एडवांस में जो मीन लेते हैं वो प्रोजनी का मीन है, उनको जो प्लांट सेलेक्ट कर लिए उनको ग्रो करके फिर उनका मीन निकालना है, ठीक है ना। वो डिफरेंस है, एक तो सिलेक्टेड प्लांट का मीन और एक दूसरा है सिलेक्टेड प्लांट की प्रोजनी का मीन। सिलेक्टेड प्लांट का मीन और प्रोजनी का मीन, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो मीन लेते हैं ना सिलेक्शन डिफरेंशियल में होता है, ये जो मीन लेते हैं सिलेक्शन डिफरेंशियल वो होता है सिलेक्टेड प्लांट का मीन, लेकिन जो जेनेटिक एडवांस में जो मीन लेते हैं वो होता है सिलेक्टेड प्लांट की प्रोजनी का मीन, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा फिर जेनेटिक एडवांस इक्वल टू के, व्हाट इज द के, सिलेक्शन डिफरेंशियल इनटू फिनोटाइपिक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फिनोटाइप इनटू हेरिटेबिलिटी। एंड फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं विच आर अफेक्ट दी जेनेटिक एडवांस। 3 फैक्टर हैं, पहला जेनेटिक वेरिएबिलिटी, हेरिटेबिलिटी दूसरा, और तीसरा सिलेक्शन इंटेंसिटी। मतलब जिस पॉपुलेशन में जितना ज़्यादा वेरिएबिलिटी होगा, वेरिएशन जितना ज़्यादा होगा जेनेटिक एडवांस उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना वेरिएबिलिटी कम है जेनेटिक एडवांस उतना ही कम होगा। क्योंकि जो फिनोटाइपिक स्टैंडर्ड जो डेविएशन, मतलब जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा ना तो डिफरेंट जीनोटाइप्स होंगे, तो जो उसमें जो मतलब किसी का ज़्यादा हाई होगा मीन वैल्यू, किसी का कम होगा, है ना, तो हाई वाले सेलेक्ट कर लेंगे। यदि सेम टाइप के प्लांट्स है, अब सेम टाइप के प्लांट में क्या सिलेक्शन करोगे, डिफरेंट प्लांट में सिलेक्शन करोगे तो उसमें जेनेटिक एडवांस या उसमें इम्प्रूवमेंट के ज़्यादा चांसेस है देन कंपेयर टू सेम टाइप ऑफ जीनोटाइप्स। सेकंड है हेरिटेबिलिटी, जितनी ज़्यादा हेरिटेबिलिटी होगी यानी कि जो कैरेक्टर आपने जो प्लांट सेलेक्ट किया जिस कैरेक्टर के लिए, या यदि वो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो क्या मतलब उसका, ट्रांसफ़र भी होना चाहिए, तो इसलिए हेरिटेबिलिटी भी हाई होना चाहिए फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ए कैरेक्टर, ठीक है। लो हेरिटेबिलिटी लो जेनेटिक एडवांस, हाई हेरिटेबिलिटी हाई जेनेटिक एडवांस। और थर्ड है सिलेक्शन इंटेंसिटी। सिलेक्शन इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि कितने प्लांट आपने सेलेक्ट किए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन में से कितने प्लांट सेलेक्ट कर लिए, ऐसा नहीं होता है कि पॉपुलेशन में जितना ज़्यादा प्लांट सेलेक्ट करेंगे तो हमारा इम्प्रूवमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उस पॉपुलेशन में जो अच्छे वाले प्लांट, डिज़ायरेबल प्लांट जिनके वास्तव में मीन वैल्यू जिनकी बहुत अच्छी है ना, उस कैरेक्टर का हाई मीन परफॉर्मेंस अच्छा है, उन्हीं प्लांट को सिलेक्ट करना है। एक तो 100 में से 90 सेलेक्ट कर लो, एक 100 में से 10 ही सेलेक्ट करो, लेकिन 10 ही भारी है 90 पे। उनका मीन वैल्यू 90 का देखेंगे ना तो सपोज करो 50 आ रहा है, और 10 का मीन वैल्यू निकालेंगे तो सपोज करो 60 आ रहा है ना। तो वो डिपेंड करेगी कि हाउ मेनी प्लांट यू आर सेलेक्टेड फ्रॉम दी ओरिजिनल पॉपुलेशन। इसलिए सिलेक्शन इंटेंसिटी हाई होने से क्या होगा, सीधी सी बात है, जेनेटिक एडवांस आपका बढ़ जाएगा। हाई सिलेक्शन इंटेंसिटी जनरली गिव्स द बेटर रिजल्ट देन द लो सिलेक्शन इंटेंसिटी, ठीक है। लो जेनेटिक एडवांस देगा, हाई सिलेक्शन इंटेंसिटी हाई जेनेटिक एडवांस देगा, या ऐसे बोल सकते हैं हाई इम्प्रूवमेंट होगा। अब एडवांटेज क्या है जेनेटिक एडवांस के, मतलब क्या मिल सकता है हमारे को। सबसे पहली बात है कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट होगा, मतलब ज़्यादा यील्ड वाले मिलेंगे, ज़्यादा डिजीज रेजिस्टेंस वाले प्लांट मिलेंगे, है ना, जो पॉलीजेनिक कैरेक्टर है उनकी जब सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। और ये पेरेंट एज वेल सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन दोनों के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हम नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी ले लेंगे ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी की जगह, ठीक है ना। और पेरेंट का कैलकुलेट करेंगे तो ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी ले लेंगे, है ना। जेनेटिक एडवांस का जो फॉर्मूला के इंटू सिग्मा पी इंटू एच, तो एच यहाँ पे जो ब्रॉड सेंस और नैरो सेंस 2 टाइप है ना, जब आप पेरेंट के लिए जेनेटिक एडवांस निकालेंगे तो क्या लेंगे, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी का। और सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन यानी कि F2 F3 होता है, क्रॉसिंग मटेरियल है, तो उस वहाँ पे क्या लेंगे हेरिटेबिलिटी, कौन सी हेरिटेबिलिटी लेंगे, नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी, जिसमें क्या होता है फॉर्मूला VA यानी कि एडिटिव वेरिएंस अपॉन VP फिनोटाइपिक वेरिएंस, और इसको मल्टीप्लाई कैसे कर देना है 100 से,
जो कि बाद में क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा जेनेटिक एडवांस पे, ठीक है। और जेनेटिक एडवांस का हेल्प क्या होता है, जीन एक्शन में किस टाइप की जीन एक्शन इन्वॉल्व है, एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर, मतलब उस कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए किस टाइप की जीन एक्शन इन्वॉल्व है वो भी पता लगता है। यदि जेनेटिक एडवांस ज़्यादा है ना, इसका मतलब एडिटिव टाइप की जीन एक्शन ज़्यादा है ना। कोई भी यदि GA ज़्यादा आ रहा है, इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, दैट इट मीनिंग एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस ज़्यादा है, एडिटिव टाइप की जीन एक्शन ज़्यादा है, ठीक है। एडिटिव जीन एक्शन का मतलब होता है होमोजाइगस का सम ऑफ इफेक्ट ऑफ होमोजाइगस एलील, ओके, ये होता है एडिटिव जीन एक्शन। और ये और क्या हेल्प करता है, आल्सो डिसाइडिंग द ब्रीडिंग मेथड। अब सपोज करो कि एडिटिव टाइप का जीन एक्शन ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। यदि डोमिनेंट टाइप का जीन एक्शन है तो हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो इट इज़ अ हेल्प टू डिसाइड द ब्रीडिंग मेथड, एंड सेकंड इज इट इज़ अ हेल्प टू determine the which type of gene action is available in the population. Third is that it can be used for the parental alveolus as well as segregating population. And fourth is that it helps to improve the crop via selection of polygenic traits. तो ये इसके एडवांटेज हो गए हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या जाए, आपके जेनेटिक एडवांस का, इसमें क्या केवल वेरिएंस की लेते हैं, मतलब वेरिएंस ले लेते हैं हम। जब आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़े होंगे तो एक होता है मीन से हम वेरिएंस निकालते हैं। अब वहाँ पे वेरिएंस और भी तो ज़्यादा, उसके भी ऊपर से एक और स्टैटिस्टिकल टूल है जो हम यूज में ले सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए, इंस्टेड ऑफ दिस वेरिएंस, ओके। सो यहाँ पे केवल वेरिएंस ही काम ले, सो वी कैन नॉट, सो इफ़ यू यूज़ अ मोर रोबस्ट मीन्स मेथड to calculate the genetic advance, it will become very good, ओके, देन दी वेरिएंस। तो केवल वेरिएंस या काम में ले रहे हुए छोटा फॉर्म है, एक सेकंड क्या होगा, सेकंड डिग्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स चाहिए। यदि हम थर्ड डिग्री स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, है ना, ये वाली चीज़ें। सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि ये क्या होता है, जेनेटिक एडवांस आर स्पेसिफिक टू द ब्रीडिंग मटेरियल, हैंस इट्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द ब्रीडिंग मटेरियल। मतलब कि जो जेनेटिक वेरिएंस है, यदि ब्रीडिंग मटेरियल, यदि 4 टाइप की वैरायटी ये ले रखी और 4 टाइप की दूसरी टाइप की वैरायटी ले रखी, ठीक है ना, और सेम कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, तो उन दोनों का क्या होगा, जो जेनेटिक एडवांस है ना वो डिफरेंट आएगा सेम कैरेक्टर के लिए, क्योंकि उनका जो वेरिएंस है ना, और वो प्लस आपका हेरिडिटेबिलिटी दोनों ही चेंज होता है। इस वजह से ये भी मतलब कि सेम जेनेटिक मतलब डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल और वी आर स्टेटिंग द सेम कैरेक्टर, देन जेनेटिक एडवांस विल बी द डिफरेंस। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। ओके, तो स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दी all the topic and presentation, you can call me, you can message me in Google Classroom, okay. It's a very simple topic, you can means when you read it 2 times 3 times you can understand very easily. If you finding any problem you can call me or you can message me in Google Classroom. Okay, thank you.